फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर स्टडी विद स्मार्ट ब्रेन। फ्रेंड्स, तो चलिए आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें हम लोगों ने यूरोपीय कंपनी का आगमन को पढ़ लिया है, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बारे में भी देख लिया है, क्षेत्रीय राज्य पंजाब में मैसूर के बारे में भी देख लिया है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे गवर्नर जनरल और वायसरॉय के बारे में। तो चलिए आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिए। अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शुरू से अंत तक बने रहिए, क्योंकि ये PPSC 71 के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट। तो चलिए देखते हैं गवर्नर जनरल एवं वायसरॉय। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपको केवल 2। विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो अब उसका डिस्कस देख लेते हैं। वॉरेन हेस्टिंग को 1774 ईस्वी में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। 1833 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर नियुक्त किया गया था, जो इस पद पर 1758 से लेकर 60 ईस्वी तक या 1765 से लेकर 67 ईस्वी की अवधि में रहा। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। कौन थे इसमें से? रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड मेयो, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड डलहौजी। आप लोग कमेंट। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये थे आपको लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डफरिन। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक कौन सा होंगे बताइए आप लोग भी। तो ये हो जाएगा आपको ई। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये हो गया आपको उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सॉरी, 2 बार ये हो गया। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। क्लाइव का पुनः भारत आगमन, इलाहाबाद की संधि, बक्सर का युद्ध, वॉरेन हेस्टिंग का भारत का गवर्नर बनना। उपयुक्त घटनाओं के घटित होने का कालक्रमानुसार को निम्नलिखित कूट में से सही क्रम का चयन कीजिए। तो चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। विकल्पगत घटनाओं का कालक्रम इस प्रकार है। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को। क्लाइव का पुनः भारत आगमन हुआ 3 मई 1765 को। इलाहाबाद की संधि अगस्त 1765 को। वॉरेन हेस्टिंग का बंगाल का गवर्नर बनना 1772 में। इस प्रश्न में त्रुटि है। वॉरेन हेस्टिंग को भारत का गवर्नर जनरल बताया गया है, जो कि गलत है। वह कोलकाता प्रेसिडेंसी का बंगाल का गवर्नर 1772 में बना तथा 1774 में बंगाल का गवर्नर जनरल बना। निकटतम सही उत्तर आपको बी हो जाएगा इसका। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है इसमें से? तो ये हो जाएगा आपको लॉर्ड विलियम बेंटिंक सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में से एक था। क्लाइव के समय में असैनिक तथा सैनिक दोनों सुधार हुए। असैनिक सुधारों के अंतर्गत क्लाइव ने उपहार लेना तथा निजी व्यापार बंद करा दिया। उसने आंतरिक कर देना अनिवार्य बना दिया। सैनिक सुधारों के अंतर्गत क्लाइव ने आज्ञा दी कि दोहरा भत्ता
दोहरा भत्ता बंद कर दिया जाए तथा जनवरी 1766 से यह भत्ता केवल उन सैनिकों को ही मिलता था जो बंगाल तथा बिहार की सीमा से बाहर कार्य करते थे। जन प्रशासन की नींव वॉरेन हेस्टिंग द्वारा मजबूती से रखी गई थी, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने तैयार की। कॉर्नवालिस के समय में न्यायिक सुधारों, फौजदारी कानून में सुधारों, पुलिस सुधार, कर संबंधी सुधारों तथा व्यापारिक सुधारों से जन प्रशासन की नींव पड़ी। विलियम बेंटिंग 1828 से लेकर 35 ईस्वी के शासन में 7 वर्षों में पुरानी निरंतर युद्ध तथा संयोजन की नीति को तिलांजलि दे दी गई। भारत के इतिहास में बेंटिंग का नाम सामाजिक तथा प्रशासनिक सुधारों के कारण स्मरण किया जाएगा। लॉर्ड डलहौजी ने व्यापगत के सिद्धांत के अंतर्गत 1848 ईस्वी में सतारा, 1849 ईस्वी में जैतपुर तथा संभलपुर, 1850 ईस्वी में बघाट, 1852 ईस्वी में उदयपुर और 1854 ईस्वी में झांसी तथा 1854 ईस्वी में नागपुर का विलय कर दिया। 1856 ईस्वी में डलहौजी ने अवध का विलय कुप्रशासन के बहाने से किया था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो ये थे आपको लॉर्ड क्लाइव। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है। 23 जून 1757 को हुई प्लासी की लड़ाई में विजेता अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड क्लाइव था। इसी युद्ध के उपरांत बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ी। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था आपको राजा चेतन सिंह ने। बनारस विद्रोह राजा चेतन सिंह के द्वारा 1781 ईस्वी में किया गया था। इस विद्रोह में तत्कालीन गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने अपने सैनिकों के साथ भागकर चुनार के किले में शरण लिया। कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये थे आपको लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। 15 जनवरी 1784 को एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग 1774 से लेकर 1785 में था। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है, तो ये संबंधित है आपको वॉरेन हेस्टिंग से। सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति से वॉरेन हेस्टिंग तथा बेलेस्ली संबंधित थे। वॉरेन हेस्टिंग ने मैसूर और मराठा के साथ युद्ध अन्य भारतीय रियासतों के साथ बराबरी की पदवी प्राप्त करने की भावना राज्य बनाने का प्रयत्न किया। उद्देश्य केवल अपने राज्य की रक्षा करना था, अथवा हम यह भी कह सकते हैं कि अपने पड़ोसी राज्य की सीमाओं की रक्षा करो ताकि अपनी सीमाएं सुरक्षित रहे। उस समय भय मुक्त अफगानों और मराठों से था, इसलिए कंपनी ने अवध की रक्षा व्यवस्था के कार्य को इस शर्त पर संभाला कि अवध का नवाब उस व्यय का बोझ उठाए और इस प्रकार अवध की रक्षा
बंगाल की रक्षा थी। बेलेज़ली के आने से कंपनी के भारतीय रियासतों के साथ संबंधों में परिवर्तन आया। बेलेज़ली का उद्देश्य भारतीय रियासतों को अपनी रक्षा कंपनी पर निर्भर करने पर बाध्य करना था। उसने भारतीय रियासतों को अंग्रेजी राजनीतिक शक्ति के और सैनिक रक्षा के घेरे में लाने का प्रयास किया। रिंग फेस नीति का संबंध इनमें से किससे है? तो ये है आपको वॉरेन हेस्टिंग्स से है। निम्नलिखित में किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था? तो ये किया था आपको वॉरेन हेस्टिंग ने किया था। किसने किया था? तो वॉरेन हेस्टिंग ने किया था। वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल में 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया तथा कोलकाता परिषद एवं उसके प्रधान को आज्ञा दी कि वे स्वयं दीवान बने और बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के प्रबंधन को अपने हाथ में ले ले। वॉरेन हेस्टिंग ने दोनों उप दीवानों मुहम्मद रजा खां और राजा सिताब रॉय के पदच्युत कर दिया। द्वैध शासन की शुरुआत बंगाल में क्लाइव के समय में 1765 ईस्वी में हुई थी। बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई है? तो ये की गई थी आपको रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? तो ये रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा की गई थी। किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? तो ये किसके ऊपर चला गया था? तो ये चलाया गया था आपको वॉरेन हेस्टिंग पर। वॉरेन हेस्टिंग के अन्यायपूर्ण तथा निरंकुश कार्यों के कारण उस पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया। 1788 से 1795 ईस्वी तक चलता रहा, किंतु ब्रिटिश संसद ने उसकी सेवाओं को देखते हुए उसे सभी दोषों से मुक्त करा दिया। यह भी कहा गया कि वॉरेन हेस्टिंग ने यह सब कुछ साम्राज्य के हित के लिए किया, न कि अपने लिए। वॉरेन हेस्टिंग पर लगे महाभियोग के बारे में विद्वानों के मत भिन्न है, किंतु B.A. स्मिथ का निर्णय अधिक मान्य है। वह लिखते हैं उसके थोड़े से दोष जहाँ तक वे वास्तव में दोष थे, उस राजनीतिक के दोष थे जिस पर सहसा की संकट आ पड़ा हो तथा जिस पर इतनी कठिन उलझने आ पड़ी हो कि कभी कभी मानवीय समझ में भूल चूक हो जानी आवश्यक ही थी। निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो ये चलाया गया था आपको वॉरेन हेस्टिंग पर। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड मेयो ने, लॉर्ड कर्नवालिस ने, लॉर्ड एटली ने, लॉर्ड कर्जन ने। सो बताइए किसने किया था? तो ये हो गया आपको लॉर्ड कर्जन ने। सो अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। दीवानी और फौजदारी न्यायालय के श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने की एक नई व्यवस्था की नींव अंग्रेजों ने रखी। इस व्यवस्था को वॉरेन हेस्टिंग ने आरंभ किया, मगर कॉर्नवालिस ने इसे और सुदृढ़ बनाया। 1793 ईस्वी में 1793 ईस्वी की कॉर्नवालिस संहिता शक्तियों के पृथक्करण के
सिद्धांत पर आधारित थी, जिसके तहत कर और न्याय प्रशासन को पृथक कर दिया गया। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसंविदाबद्ध सिविल सेवा कोवेनेंटेड सिविल सर्विस ऑफ इंडिया का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जाना जाता है? तो ये क्या आपको कॉर्नवालिस ने। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। भारत की प्रसंविदाबद्ध सिविल सेवा या लोक सेवा का सृजन कॉर्नवालिस द्वारा किया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल बनने के बाद कॉर्नवालिस ने प्रशासन को पुनर्गठित किया तथा राजस्व बोर्डों को भंग कर उसके संबंध में नए नियम बनाए तथा कंपनी के अधिकारियों के व्यक्तिगत कॉर्नवालिस व्यापार के संबंध में भी नए नियम बनाए। उसने कॉर्नवालिस कोड के माध्यम से दीवानी तथा न्यायिक क्षेत्रों में स्पष्ट विभाजन किया, जिसने आगे चलकर भारतीय सिविल सेवा का रूप लिया। भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया। तो ये कैसे किया गया था? तो ये किया गया आपको कॉर्नवालिस के शासनकाल में। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है आपको, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्राय कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधित्व कहा जाता था? तो ये किसे कहा जाता था? तो ये कहा जाता था आपको दरोगा को कहा जाता था। किसे कहा जाता था? तो ये दरोगा कहा जाता था। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमींदारों को उनके पुलिस कर्तव्यों से अलग कर प्रत्येक 20 से 30 वर्ग मीटर के क्षेत्र में थाना स्थापित किया तथा दरोगा नामक पुलिस अधिकारी नियुक्त किया। दरोगा की नियुक्ति एवं पर्यवेक्षण मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता था। किसान दरोगा को कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि मानते थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ है? तो ये है आपको गाजीपुर में। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से लेकर 1793 ईस्वी एवं 30 जुलाई 1805 से लेकर 5 अक्टूबर 1805 तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। इसे भारत में स्तंभरारी अथवा स्थायी बंदोबस्त न्यायिक संहिता एवं भारतीय लोक सेवा के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। इसकी मृत्यु 5 अक्टूबर 1805 को गाजीपुर उत्तर प्रदेश में हुई थी। यहीं पर इनकी कब्र स्थित है। क्वेश्चन है आपको, लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता? तो ये दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना, भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना, कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंधन करना। सो ये सी हो जाए। लॉर्ड वेलेस्ली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। उस समय फ्रांस के विरुद्ध यूरोपीय शक्तियों का बना हुआ मोर्चा छिन्न भिन्न हो चुका था। नेपोलियन मिस्र तथा सीरिया को विजित कर चुका था और गंभीरतापूर्वक भारत पर आक्रमण करने की सोच रख रहा था। ऐसी परिस्थिति में वेलेस्ली ने भारत में सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया, जिससे अंग्रेजी सत्ता
की श्रेष्ठता स्थापित हो गई और नेपोलियन का भय भी टल गया। सहायक संधि की शर्तों में एक शर्त यह भी थी कि संधि को स्वीकार करने वाली रियासत कंपनी की एक सेना को रखेगी जिसका सारा खर्च राज्य को देना होगा। इस सेना को चलाने का अधिकार केवल कंपनी को होगा। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला राज्य किसी भी यूरोपीय या अंग्रेजों को दुश्मनों की सहायता नहीं करेगा और उसके किसी भी व्यक्ति को नौकरी नहीं देगा। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। तो ये कौन था आपको? पेशवा बाजीराव द्वितीय। दौलत राय सिंधिया और जसवंत होलकर दोनों पुणे में अपने को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शित करना चाहते थे। बाजीराव द्वितीय सिंधिया का साथ दे रहा था। उन्होंने 1801 ईस्वी में जब जसवंत के भाई की हत्या कर दी। परिणाम स्वरूप जसवंत होलकर की सेना ने पूना पर आक्रमण कर पेशवा और सिंधिया की संयुक्त सेना को परास्त कर दिया। बाजीराव द्वितीय ने भागकर वशीन में शरण ली तथा 31 दिसंबर 1802 को अंग्रेजों से वशीन की संधि के अनुसार पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की संरक्षकता स्वीकार कर ली। यह संधि मराठों द्वारा अंग्रेजों के साथ की गई प्रथम सहायक संधि थी। सो अब देखते हैं नेक्स्ट 1802 की वशीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके माध्यम हुए थे? तो ये हुए थे आपको अंग्रेजों तथा बाजीराव द्वितीय के। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था, ये था आपको अवध का नवाब। वेलेस्ली ने सहायक संधि का आविष्कार नहीं किया। इस प्रणाली का अस्तित्व पहले से ही था। संभवतः डुप्ले प्रथम यूरोपीय था जिसने अपनी सेना किराए पर भारतीय राजाओं को दे दी थी। क्लाइव के काल से यह प्रणाली लगभग सभी गवर्नर जनरलों ने अपनाई थी। वेलेस्ली की विशेषता केवल यह थी कि उसने इसका विकास कर अपने संपर्क में आने वाले सभी देशी राजाओं के संबंधों में इसका प्रयोग किया। प्रथम सहायक संधि 1765 ईस्वी में अवध से की गई जब कंपनी ने निश्चित धन के बदले उसकी सीमाओं की रक्षा करने का वचन दिया और अवध ने एक अंग्रेज रेजिडेंट को लखनऊ में रखना स्वीकार किया। नोट: यदि प्रश्न में वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाले प्रथम राज्य के बारे में पूछा जाए तो उत्तर उसका हैदराबाद होगा। नेक्स्ट, सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया है? तो ये किया गया है आपको लॉर्ड वेलेस्ली के। नेक्स्ट, निम्नलिखित में सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। तो किसने स्वीकार नहीं की थी? हैदराबाद के निजाम ने, इंदौर के होलकर राज्य ने, जोधपुर के राजपूत राज्य ने या मैसूर के शासक ने। सो चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली ने 1798 से लेकर 1805 ईस्वी में भारतीय राज्यों को अंग्रेजी
राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। जिन राज्य ने वेलेस्ली की सहायक संधि स्वीकार की वे थे हैदराबाद थे आपको 1798 में और 1800 ईस्वी में। मैसूर हो गया आपको 1799 ईस्वी में। तंजौर 1799 ईस्वी में। अवध 1801 ईस्वी में। पेशवा हो गया आपको 1802 ईस्वी में। बरार के भोसले 1803 ईस्वी में। सिंधिया 1804 ईस्वी में। इंदौर के होलकर 6 जनवरी 1818। जोधपुर, जयपुर, मच्छेरी, बूंदी तथा भरतपुर। अंततः प्रश्न में कोई भी विकल्प सही नहीं है। सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देशी शासक कौन थे? तो ये थे आपको हैदराबाद के निजाम। निम्नलिखित पर विचार कीजिए जिन्होंने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि की थी और उसके द्वारा किए गए संधियों का सही कालानुक्रम नीचे दिए हुए कूट से पता कीजिए। हैदराबाद, मैसूर, अवध और सिंधिया। तो ये हो जाएगा आपको ए। भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया था? ये किसने किया था सूत्रपात? तो ये किया था आपको लॉर्ड वेलेस्ली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनैतिक परिधि में लाकर अंग्रेजों की प्रभुत्ता स्थापित करने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। इससे अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता और प्रभुत्ता स्थापित हो गई। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य था। ये था आपको अंग्रेजों की प्रभुत्ता स्थापित करना। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बक्सर का युद्ध, तो ये हो गया आपको सहायक संधि हो गया। सहायक संधि नहीं है। सहायक संधि 1863 में। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत में अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता स्थापित करने तथा फ्रांसीसियों के भय को समाप्त करने के उद्देश्य से वेलेस्ली ने सहायक संधि प्रणाली को 1798 ईस्वी में आरंभ किया। सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों में हैदराबाद 1798 में प्रथम था। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार 1833 के अधिनियम से पूर्णतः समाप्त घोषित कर दिया गया तथा ब्रिटिश नागरिकों तथा कंपनियों के लिए भारत में व्यापार का खोला जाना 1833 सुमेलित है। इस प्रकार विकल्प बी सुमेलित नहीं। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप के साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, नीचे लिखे गवर्नर जनरल में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी? ये रखे थे आपको लॉर्ड वेलेस्ली ने। तो चलिए उसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत की ओर 1797 ईस्वी में प्रस्थान किया, जो कि आंग्ल इतिहास में संभवतः सबसे अंधकारमय समय था। फ्रांस के विरुद्ध यूरोपीय शक्तियों का बना हुआ मोर्चा छिन्न भिन्न हो चुका था। नेपोलियन मिस्र तथा सीरिया को विजित कर चुका था तथा गंभीरतापूर्वक भारत पर आक्रमण करने की सोच रहा था। ऐसी परिस्थिति में वेलेस्ली ने
भारत में सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया, जिससे अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता स्थापित हो गई तथा नेपोलियन का भय भी टल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था वह है लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड वेलेस्ली, वॉरेन हेस्टिंग। तो ये हो गया आपको लॉर्ड हेस्टिंग। अब इसका देख लेते हैं। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से लेकर 16 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग के गवर्नर जनरल काल में 1813 से 23 ईस्वी में हुआ था, जो 1855 ईस्वी में सुगौली की संधि में समाप्त हुआ था। सुगौली की संधि 2 दिसंबर 1855 को लेखबद्ध हुई थी, जिसका अनुमोदन 4 मार्च 1816 को किया गया। नेक्स्ट, सुगौली की संधि हुई थी। सुगौली की संधि हुई थी आपको 1815 में। 1815 में सुगौली की संधि हुई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से हो गया आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये सुमेलित नहीं है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से लेकर 18 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग के समय में हुआ, न कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। अंततः विकल्प डी सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? सर जॉन शोर से या लॉर्ड वेलेस्ली से? तो ये हो गया आपको लॉर्ड हेस्टिंग से संबंधित है। सर टॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे? तो ये कब रहे थे? तो ये रहे थे आपको 1820 से लेकर 1827 ईस्वी में। देख लेते हैं, सर टॉमस मुनरो 1820 से लेकर 1827 ईस्वी तक मद्रास के गवर्नर रहे। दक्षिण भारत में भू राजस्व वसूली हेतु लागू की गई व्यवस्था रैयतबाड़ी व्यवस्था थी। इस व्यवस्था के जन्मदाता टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे, जिन्होंने सर्वप्रथम इसे तमिलनाडु के बड़ा महल जिले में लागू किया। तत्पश्चात यह व्यवस्था मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से, असम तथा कुर्ग अधिनियम कर्नाटक का एक भाग में लागू की गई। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तो ये लिया था आपको लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड विलियम बेटिंग ले लिया था। लॉर्ड विलियम बेटिंग ने 1831 ईस्वी में मैसूर तथा 1834 ईस्वी में कुर्ग एवं कछाड़ की रियासतों को अपने प्रदेश में मिला लिया, क्योंकि वहाँ कथित रूप से बहुत अधिक कुशासन एवं अव्यवस्था थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित थे? तो ये थे आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से लेकर 1792 से लॉर्ड कॉर्नवालिस संबंध है। इस युद्ध में कॉर्नवालिस ने स्वयं सेना की बागडोर संभाली थी। इस युद्ध में टीपू ने श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी कर ली थी, जिसके अनुसार टीपू को अपने राज्य का लगभग आधा भाग अंग्रेजों और उनके साथियों निजाम एवं मराठों को देना पड़ा था। ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध था? तो ये किससे संबंध था? तो ये हो गया आपको कैप्टन स्लीमैन था। ठगों में हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के अनुयायी सम्मिलित थे, परंतु वास्तव में ये लोग काली दुर्गा अथवा भवानी की पूजा करते थे तथा प्रायः अपने शिकार का सिर
अपने शिकार का सिर काट कर देवी के चरणों में बलि के रूप में चढ़ाते थे। उन्हें विश्वास था कि उनका यह धंधा विधि का विधान है तथा उनके शरीर की मृत्यु उनके भाग्य में उसी प्रकार लिखी होती थी। सती प्रथा के प्रश्न पर तो कुछ मतभेद था, किंतु ठगी के विषय में समस्त जनता ने सरकार का समर्थन किया। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने कैप्टन स्लीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए नियुक्त किया। उसने लगभग 1500 ठगों को बंदी बना लिया। उन अनेक ठगों को फांसी दे दी गई, शेष को आजीवन निर्वासित कर दिया गया और 1837 ईस्वी के पश्चात संगठित रूप से ठगों का अंत हो गया। नेक्स्ट, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? ये हुआ था आपको कैप्टन स्लीमैन के। सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी? तो ये लगाई थी आपको विलियम बेंटिंग ने। राजा राममोहन रॉय जैसे प्रबुद्ध भारतीय सुधारकों ने विलियम बेंटिंग को इस प्रथा को अवैध घोषित करने की प्रेरणा दी। बहुत से समकालीन प्रगतिशील समाचार पत्रों ने इनका समर्थन किया और विलियम बेंटिंग ने कानून बनाकर सती प्रथा को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया। दिसंबर 1829 के नियम 17 द्वारा विधवाओं को जलाना अवैध घोषित कर दिया गया। आरंभ में यह कानून केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया गया और 1830 ईस्वी में यह नियम बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी में भी लागू कर दिया गया। सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया था? तो ये किया था आपको विलियम बेंटिंग ने। विलियम बेंटिंग के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई थी? तो ये की गई थी आपको 1829 में। इनमें से किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया? तो ये रोक दिया गया था आपको 1789 में। 1789 ईस्वी की घोषणा द्वारा बंगाल से दासों का निर्यात बंद कर दिया गया था। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ था? तो ये हुआ था आपको कुप्रशासन के कारण। लॉर्ड डलहौजी 1848 से लेकर 56 ने अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर 13 फरवरी 1856 को अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया। अवध के अतिरिक्त डलहौजी के व्यापगत के सिद्धांत के अंतर्गत विलय किए गए प्रत्येक सतारा 1848 ईस्वी में, जैतपुर एवं संभलपुर 1849 ईस्वी में, बाघा हो गया आपको 1850 में, उदयपुर 1852 में, झांसी 1854 में, नागपुर 1854 में तथा करौली हो गया आपको 1855 ईस्वी में थे। ब्रिटिश के द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक का शासक हटा दिया गया? ये हटा दिया गया आपको अवध का। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों के विलय क्रम पर विचार कीजिए। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों के विलय क्रम पर विचार कीजिए।
तो ये हो गया आपको सी। पहले सतारा, उसके बाद संबलपुर, फिर झांसी। नेक्स्ट, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन था? तो ये थे आपको सतारा। नेक्स्ट, जम्बू एंडूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? तो ये किसका था? तो ये हो गया आपको लॉर्ड डलहौजी का। 1848 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी, जिसे अर्ल ऑफ डलहौजी भी कहा जाता है, गवर्नर जनरल बनकर भारत आया। उसका वास्तविक नाम जेम्स एंड्रूज ब्राउन रेज में था। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ। ये हुआ था आपको लॉर्ड एलनबरो के समय में। गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो के काल 1842 से लेकर 1844 ईस्वी के दौरान अगस्त 1843 में सिंधु को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। यह प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का एक प्रमुख परिणाम था। सिंधु पर ब्रिटिश ने कब्जा किया था। कब किया था? तो ये 1843 को किया था। सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था? तो ये किया था लॉर्ड डलहौजी ने किया था। लॉर्ड डलहौजी ने किया था। सिक्किम जो नेपाल और भूटान राज्यों के मध्य स्थित एक छोटा सा राज्य था, उसके राजा पर यह दोष लगाया गया कि उसने 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार किया है। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में उसे राज्य के कुछ दूरवर्ती प्रदेश जिसमें दार्जिलिंग भी सम्मिलित था, को भारत में मिला लिया गया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिमेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? आंसर हो जाएगा आपको जेम्स आउटरम। 1854 ईस्वी में स्लीमैन के स्थान पर जेम्स आउटम को अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट बनाया गया था। उसने कहा कि अवध का प्रशासन बहुत दूषित है तथा जनता की अवस्था बहुत शोचनीय है। आउटम की रिपोर्ट को ही फरवरी 1856 में अवध के अधिग्रहण का आधार बनाया गया था। 1857 के विद्रोह के समय लखनऊ में ब्रिटिश रेजिमेंट हेनरी लॉरेंस था, जो विद्रोह 1857 के विद्रोह के समय लखनऊ में ब्रिटिश रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस था, जो विद्रोहियों के हाथों में मारा गया। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय में बिछाया गया था? तो ये बनाया गया था आपको लॉर्ड डलहौजी के समय। भारत में रेल निर्माण की दिशा में प्रथम स्थान ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया था। भारत में रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया।
प्रथम रेलवे लाइन 1853 ईस्वी में बम्बई से थाने के बीच डलहौजी के समय बिछाई गई थी। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगर के बीच हुआ था? तो ये हुआ था आपको बम्बई से थाने के बीच। भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरू की गई थी? ये की गई थी आपको 1853 में। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की थी? ये की थी आपको ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। 1853 ईस्वी में बम्बई के बोरीबंद स्टेशन से थाने के मध्य भारत में सर्वप्रथम रेल यात्रा का प्रारंभ ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, ब्रिटिश भारत का राज्य क्षेत्र का अंतिम विस्तार हुआ था। तो ये हुआ था आपको डफरिन के समय में हुआ था। कब हुआ था? तो ये डफरिन के समय में हुआ था। 1885 ईस्वी में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था और 1 जनवरी 1886 को संपूर्ण बर्मा को ब्रिटिश भारत में मिला दिया गया, जो ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार था। इस समय वायसरॉय लॉर्ड डफरिन था। पब्लिक बख्श डिपार्टमेंट में 1845 से लेकर 1855 के दौरान स्वरूप देने वाले थे। तो ये थे आपको लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी से पूर्व सार्वजनिक निर्माण का कार्य एक सैनिक बोर्ड पर था। इसके कार्यकाल में पहली बार एक अलग सार्वजनिक निर्माण विभाग बनाया गया और सार्वजनिक उपयोग के कार्य के लिए बहुत सा धन व्यय किया जाने लगा। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया था? तो ये किया गया था आपको लॉर्ड कैनिंग के समय। ईश्वरचंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों के फलस्वरूप लॉर्ड कैनिंग 28 फरवरी 1856 से लेकर 21 मार्च 1852 के समय 26 जुलाई 1856 को विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 अधिनियम हुआ। इस अधिनियम को लॉर्ड डलहौजी के समय प्रारूपित और प्रस्तुत किया गया था। इस अधिनियम के नियम 15 के तहत विधवा विवाह को वैध मान लिया गया और उस विधान से उत्पन्न हुए बालक वैध घोषित किए गए। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। तो ये सुनाया था आपको किसने? तो ये लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था। 1857 की महान क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था महारानी की घोषणा। यह उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुई दरबार में भारत के प्रथम वायसरॉय लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित की गई। निम्न में से कौन एक भारत का प्रथम वायसरॉय था? तो ये था आपको लॉर्ड कैनिंग। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया था। किसने सुनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। कहाँ पे? तो ये आपको इलाहाबाद में। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया था। किसने किया था? तो ये किया था आपको 1858 की साम्राज्ञी की घोषणा ने। महारानी की उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुई दरबार में लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित की गई। इसमें भारतीय देशी राज्यों के प्रति नीति को भी व्यापक रूप से परिवर्तित
किया गया और ब्रिटिश साम्राज्य के लिए संभावित किया संकटापन्न स्थिति में बचाव के लिए उनका प्रयोग करने हेतु उन्हें तैयार किया गया। विजय और विलय की नीति का पूर्णतया परित्याग कर दिया गया और देशी राज्यों के शासकों को उत्तराधिकारी गोद लेने की अनुमति दे दी गई। महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया था। कब किया गया था? तो ये 1877 को किया था। राजसी उपाधि अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा 1876 में पारित किया गया। इस अधिनियम के तहत महारानी विक्टोरिया को 1 जनवरी 1877 को दिल्ली दरबार में भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। इस प्रकार सम्राट एडवर्ड सेवन को वर्ष 1903 में तथा जॉर्ज V को 1911 में भारत का सम्राट घोषित किया गया। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? तो ये किया था आपको लॉर्ड एलनबरो ने किया था। 1843 के एक्ट 5 के द्वारा भारत में तत्कालिक गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो ने दास प्रथा का उन्मूलन किया था। इसका कार्यकाल 1842 से लेकर 44 ईस्वी तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो ये हो गया आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थानीय बंदोबस्त। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में स्थानीय बंदोबस्त प्रणाली लागू की, जबकि चतुराईपूर्ण निष्क्रियता, कुशल आक्रमण्यता की नीति जॉन लॉरेंस सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली से तथा व्यापकता का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी से संबंध है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम ने लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में 1884 से लेकर 88 ईस्वी में की थी। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? तो ये हो गया आपको लॉर्ड कैनिंग उच्चतम निष्क्रियता। स्थानीय बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था? तो ये किया गया था आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन से सही सुमेलित नहीं है? तो ये हो गया आपको लॉर्ड हेस्टिंग द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से लेकर 1805 ईस्वी के बीच लॉर्ड वेलेस्ली के काल में हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग के काल में तृतीय तथा अंतिम आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से लेकर 1818 ईस्वी में हुआ था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में मराठाओं के पराजय के पश्चात लॉर्ड हेस्टिंग ने पेशवा की गद्दी 1818 ईस्वी में समाप्त कर दी तथा पश्चिमी भारत में स्थित पेशवा का समस्त प्रदेश बम्बई प्रेसिडेंसी में शामिल कर लिया गया। इसके अतिरिक्त कंपनी ने बुंदेलखंड, मालवा तथा शेष भारत, जिस पर पेशवाओं का प्रभुत्व था, पर राजनैतिक अधिकार कर लिया। अन्य तीनों युद्ध सुमेलित हैं। पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? तो ये किया गया था 1818 को समाप्त। निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ 1817 से लेकर 18 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? तो ये की थी आपको चार्ल्स मैडकॉक ने। राजपूताना की रियासतों के साथ 1817 से लेकर 18 की अधीनस्थ संधि की वार्ता चार्ल्स मैडकॉक ने की थी। लॉर्ड हेस्टिंग ने राजपूताना पर ब्रिटिश सर्वोच्चता तथा मराठों और पिंडारियों के प्रति राजपूतानों की तटस्थता सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली के तत्कालीन
रेजिडेंट चार्ल्स मैटकॉक को वार्ताकार बनाया था। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें हो गया आपको सर जॉन सोर। आंग्ल नेपाल युद्ध। आंग्ल नेपाल युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग के काल में हुआ। 1814 ईस्वी में पहला युद्ध लड़ा गया, लेकिन कोई विशेष सफलता नहीं मिली। 1815 में दूसरा युद्ध लड़ा गया। कुमाऊं में अल्मोड़ा को जीत लिया गया तथा मेजर जनरल ऑक्टर लोनी ने वीर गोरखा सरदार अमर सिंह थापा को मलाव का किला समर्पित करने के लिए विवश किया। ब्रिटिश सेना राजधानी काठमांडू से 30 मील की दूरी तक पहुंच गई। 2 दिसंबर 1815 को सुगेरी की संधि लेखबद्ध हुई थी, जिसे 4 मार्च 1816 को अनुमोदित किया गया। कुमाऊं, गढ़वाल और शिमला जिले अंग्रेजों को सौंपे गए। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? तो ये हो गया आपको लॉर्ड वेलेस्ली। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। लॉर्ड एलनबरो सिंध का अंग्रेजी राज्य में अगस्त 1843 में विलय हुआ था। लॉर्ड डलहौजी कुशासन के आरोप में 1856 ईस्वी में अवध का विलीनीकरण। और लॉर्ड वेलेस्ली हो गया चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में। लॉर्ड हेस्टिंग तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 ईस्वी में। अतः विकल्प सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ये हो गया आपको डी। लॉर्ड लिटन प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का प्रारंभ होना, ये गलत है। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से लेकर 1842 ईस्वी के मध्य हुआ था। इस दौरान भारत की गवर्नर जनरल ऑकलैंड थे। लॉर्ड लिटन के समय द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से लेकर 1880 ईस्वी में हुआ था। इस प्रकार विकल्प डी सही है। निम्न में से कौन चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा है? तो ये जुड़ा हुआ है आपको जॉन लॉरेंस। चतुराई पूर्ण निष्क्रियता का कुशल आक्रमण्यता की नीति आंग्ल अफगान संबंधों के संदर्भ में लॉर्ड एलेनबरो के काल में प्रारंभ होकर लॉर्ड नॉर्थवुड के काल तक चलती रही। इस नीति को प्रायः जॉन लॉरेंस के नाम से विशेष रूप से संबंधित किया जाता है, क्योंकि उसके वायसरॉय काल 1864 से लेकर 1859 ईस्वी में 69 ईस्वी में इस नीति का अनुसरण करने का स्पष्ट अवसर मिला और इस नीति की रूपरेखा स्पष्ट रूप से निश्चित कर दी गई। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुआ था। यह हो गया था लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो 1869 से लेकर 72 के काल में 1872 ईस्वी में प्रारंभ हुई, किंतु लॉर्ड रिपन के काल में नियमित जनगणना 1881 ईस्वी में शुरू हुई। नेक्स्ट, वह कौन व्यक्ति था जिसने भारत में पहली बार जनसंख्या की जनगणना कराई? ये थे आपको लॉर्ड मेयो। किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर थे
एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी। तो ये की गई थी आपको लॉर्ड मेयो की। लॉर्ड मेयो 1869 से लेकर 72 ईस्वी की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भ्रमण के दौरान एक कैदी द्वारा की गई थी। मेयो प्रथम गवर्नर जनरल था जिसकी हत्या उसके कार्यकाल में की गई थी। नेक्स्ट, किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में की गई थी? तो ये हो गए आपको लॉर्ड मेयो की गई थी। अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल था। ये कौन थे? दिए थे आपको, कौन थे? दिए थे आपको लिटेन थे। 1876 ईस्वी में लिटेन के वायसरॉय बनकर आने पर अफगानिस्तान के प्रति अपनाई गई नीति में परिवर्तन आया। कुशल आक्रमणकर्ता की नीति के स्थान पर अग्रगामी नीति का अनुसरण होने लगा। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसरॉय ने अपनाई? तो ये किसने अपनाई थी? तो ये अपनाई थी आपको लॉर्ड लिटन ने अपनाई थी। कौन भारत का वायसरॉय सबसे दीर्घकाल तक रहा था? तो ये कौन रहा था? तो ये रहा था आपको लॉर्ड कर्जन। ब्रिटिश वायसरायों में भारत के विषय में सर्वाधिक जानकारी रखने वाले वायसरॉय लॉर्ड कर्जन का प्रश्नगत वायसरायों में सर्वाधिक दीर्घ कार्य था। लॉर्ड कर्जन 1899 से लेकर 1905 में, मतलब 7 वर्ष। लॉर्ड डफरिन रहे थे आपको 1884 से लेकर 88 में 4 वर्ष। लॉर्ड हार्डिंग 1910 से लेकर 1916 में 6 वर्ष। लॉर्ड मेयो हो गया आपको 1859 और 69 से लेकर 1872, मतलब 3 वर्ष रहे। भारत में स्थानीय स्वायत्तशाही संस्थाएं 1882 ईस्वी में सशक्त की गई थी। ये किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड रिपन के द्वारा। 1880 ईस्वी में इंग्लैंड में ग्लैडस्टन के नेतृत्व में उदारवादी दल सत्ता में आया। ग्लैडस्टन यूरोप में स्वतंत्रता का समर्थक था। उसने अपनी भारत के प्रति नीति का इस शब्दों में वर्णन किया: हमारा भारत में रहने का अधिकार इस तर्क पर है कि हमारा वहाँ रहना भारतीयों के लिए हितकर है, और साथ ही यह कि भारतीय यह अनुभव करे कि यह हितकर है। इस दौरान रिपन को वायसरॉय पद के लिए चुना गया। संभवतः रिपन के कार्यकाल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य स्थानीय स्वशासन पर सरकारी प्रस्ताव 1882 ईस्वी में था। रिपन देश की नगरपालिकाओं को विकसित करना चाहता था। उसके अनुसार इन्हीं से देश की राजनीतिक शिक्षा आरंभ होती है। इस प्रस्ताव के तहत ग्रामीण प्रदेशों में स्थानीय बोर्डों की स्थापना की गई। प्रत्येक जिले में जिला उपविभाग, तालुका अथवा तहसील बोर्ड बनाने की आज्ञा हुई। नगरों में नगरपालिकाएं स्थापित की गई। इन स्थानीय संस्थाओं को निश्चित कार्य तथा आय के आधार साधन दिए गए। नेक्स्ट, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया था? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड रिपन? शो बताइए कौन किया था? तो ये हो जाएंगे आपको लॉर्ड रिपन। इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? भारतीयों द्वारा हथियार लेकर चलने पर कुछ प्रतिबंधों का लागू किया जाना, भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों को
पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लागू किया जाना, यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय हो जाएंगे। तो ये हो जाएंगे आपको सी। नेक्स्ट देख लेते हैं। सर पीसी इल्बर्ट वायसरॉय की परिषद के विधि सदस्य थे। इन्होंने 2 फरवरी 1883 को विधान परिषद में एक विधेयक प्रस्तुत किया जिसे इल्बर्ट बिल की संज्ञा दी जाती है। इस विधेयक का उद्देश्य था कि जाति भेद पर आधारित सभी न्यायिक अयोग्यताएं तुरंत समाप्त कर दी जाए और भारतीय तथा यूरोपीय न्यायाधीशों की शक्तियां समान कर दी जाए। यूरोपीय लोगों ने इसे अपने विशेषाधिकारों पर कुठाराघात माना। इल्बर्ट बिल को लेकर हुई विवाद के कारण 1884 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने अपना कार्यकाल पूरा होने से पूर्व त्यागपत्र दे दिया। किसकी पदावधि में महिलाओं तथा बच्चों की कार्यावधि के घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अभिग्रहण किया गया था। ये किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा। लॉर्ड रिपन को ब्रिटिश भारत के वायसरॉय में सबसे अधिक उदारवादी माना जाता है। उन्होंने 100 या उससे अधिक कार्यरत मजदूरों वाली फैक्ट्रियों में काम करने वाली महिलाओं तथा बच्चों के संबंध में कुछ उदारवादी नियम बनाए। उन्होंने प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 के रूप में जाना जाता है। इस अधिनियम के तहत 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के फैक्ट्रियों में काम करने पर रोक एवं 7 से 12 वर्ष के बच्चों की कार्यावधि प्रतिदिन 9 घंटे तथा महीने में 4 दिन की छुट्टी का प्रावधान किया गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फैक्ट्री एक्ट 1881 औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियम करने के लिए और कामगारों को मजदूर संघ बनाने देने की दृष्टि से पारित किया गया था। एन.एम. लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। सो आंसर हो जाएगा इसका बी। प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 ईस्वी में पारित किया गया था, परंतु यह अधिनियम अपर्याप्त मापदंड जैसा साबित हुआ। इसमें केवल ऐसे मजदूर जो बच्चे थे उन्हीं को सुरक्षा से संबंधित प्रावधान बनाया गया था। इस अधिनियम में महिलाएं मजदूर से संबंधित कोई प्रावधान नहीं बनाया गया था। अतः इस अधिनियम से मजदूर सामान्यतः निराश थे। एन.एम. लोखंडे भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रणी थे। 19वीं शताब्दी में वे न केवल हथकरघा एवं कपड़े की मिलों में मजदूरों की दयनीय स्थिति में सुधार करने के लिए याद किए जाते हैं, बल्कि जाति एवं संप्रदाय जैसे मुद्दों पर भी उन्होंने साहसिक पहल की।
निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्ता शासक का जनक माना जाता है? ये माना जाता है आपको लॉर्ड रिपन को माना जाता है। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में प्रस्तुत स्थानीय स्वशासन प्रस्ताव 1882 ईस्वी से भारत में आधुनिक स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव माना जाता है। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। इन्होंने प्रांतीय सरकारों को आज्ञा दी कि वे प्रांतीय तथा स्थानीय नागरिक वित्तीय साधनों का एक सर्वेक्षण करें, जिससे यह निश्चय किया जा सके कि किन किन मदों का आम व्यय स्थानीय स्वशासन के सुपुर्द किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ये हो गया आपको स्थानीय स्वशासन, लॉर्ड लिटन। सूची 1 और सूची 2 से मिलान करें और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करें। ये हो जाएगा आपको ए। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। क्लाइव ने 1765 ईस्वी में बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली लागू की। बेंटिंग के कार्यकाल में ही मैकाले द्वारा आधुनिक शिक्षा की नींव रखी गई। अपने प्रस्तावों में मैकाले की योजना यह थी कि एक ऐसा वर्ग बनाया जाए जो रंग तथा रक्त से तो भारतीय हो, परंतु प्रवृत्ति, नैतिकता तथा बुद्धि से अंग्रेज हो। मैकाले का विचार 7 मई 1835 को एक प्रस्ताव द्वारा अनुमोदित कर दिया गया, जिसमें यह निश्चय हुआ कि उच्च स्तरीय प्रशासन की भाषा अंग्रेजी होगी। चार्ल्स मैडकॉक ने प्रेस पर प्रतिबंध हटाया, इसलिए उन्हें समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। कर्जन के काल में वर्ष 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करने के लिए बोला। यहाँ पे देख लेते हैं। लॉर्ड डलहौजी व्यापक गति का सिद्धांत। लॉर्ड विलियम बेंटिंग हो गया आपको सती प्रथा का निषेध किए थे। लॉर्ड रिपन हो गया आपको स्वायत्त शासन, और लॉर्ड कर्जन हो गया बंगाल विभाजन। आंसर हो जाएगा आपको ए। व्यापगत का सिद्धांत डलहौजी 1848 से लेकर 1856 ईस्वी से जुड़ा है। इस सिद्धांत के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण रियासतें यथा सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बखात, उदयपुर, झांसी एवं नागपुर विलय कर ली गई। विलियम बेंटिंग ने 1829 से लेकर 17वें नियम द्वारा सती प्रथा का अंत किया। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य स्थानीय स्वशासन पर सरकारी प्रस्ताव का बंगाल का विभाजन 1905 में कर्जन ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गवर्नर जनरल और घटना सुमेलित है? तो ये हो गया आपको सी, लॉर्ड एलनबरो सिंधु का विलय। लॉर्ड एलनबरो 1842 से लेकर 44 ईस्वी के समय में 1843 में सिंधु पर विलय किया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? तो ये हुई थी आपको लॉर्ड कर्जन के समय में हुई थी। लॉर्ड कर्जन के समय में भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण संबंधी प्रयास 1784 ईस्वी में कोलकाता में विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के साथ प्रारंभ हुए थे। 1861 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग द्वारा अलेक्जेंडर कनिंघम को प्रथम पुरातात्विक सर्वेक्षण नियुक्त किया गया था।
1871 ईस्वी में पुरातात्विक सर्वेक्षण के लिए सरकार ने अलग विभाग बनाया गया। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में 1899 से लेकर 1905 ईस्वी के दौरान वर्ष 1901 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI को एकीकृत एवं केंद्रीकृत स्वरूप देते हुए जॉन मार्शल को इसका नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? तो ये हुई थी आपको लॉर्ड कर्जन के काल में हुई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की थी? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग, जॉर्ज चेम्सफोर्ड। 1871 में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग बनाया गया। उस समय गवर्नर जनरल अर्ल ऑफ मेयो थे तथा ड्यूक ऑफ अर्लिंग सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। अर्लिंग के सुझाव पर ही पुरातत्व विभाग बनाया गया था। दिए गए विकल्पों में मेयो या अर्लिंग किसी का नाम ना होने के कारण छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को निरस्त कर दिया। ओके। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्य में पारित हुआ था? तो ये हुआ था आपको लॉर्ड कर्जन के समय। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 के द्वारा लॉर्ड कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत की ओर ध्यान देते हुए 5 लाख पौंड की धनराशि का आवंटन किया था। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? तो ये की थी आपको जेके गोखले ने की थी। जेके गोखले ने। लॉर्ड कर्जन ने अपने वायसराय काल 1899 से लेकर 1909 ईस्वी में भारतीय जनमानस की आकांक्षाओं की पूर्णतः अवहेलना करते हुए भारत में ब्रिटिश शासन को सुदृढ़ करने का प्रयास किया। गोपाल कृष्ण गोखले ने कर्जन के प्रशासन की तुलना मुगल सम्राट औरंगजेब से की थी। इम्पीरियल कैंडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी आपको लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन ने 1901 में इम्पीरियल कैंडेट कॉर्प्स की स्थापना की। इसका उद्देश्य देशीय नरेशों के राजकुमारों एवं सामंतों के पुत्रों को सैनिक शिक्षा का प्रबंध करना था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसरायों पर विचार कीजिए। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड और लॉर्ड इरविन। तो आंसर हो जाएगा ए लॉर्ड कर्जन 1899 से लेकर 1905 तक। लॉर्ड हार्डिंग हो गया आपको 1910 से 1916 तक। लॉर्ड चेम्सफोर्ड हो गया 1916 से 21 तक। लॉर्ड इरविन हो गया 1926 से लेकर 31 ईस्वी में। अतः विकल्प एक सही होंगे। असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया। पूर्वी बंगाल और आसाम नामक एक नया प्रांत बनाया गया। सो आंसर हो जाएगा आपको बी, दोनों ही हो जाएंगे। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 1905 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया।
इसने बंगाल को दो भागों में बांटकर पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया तथा बंगाल के पश्चिमी भाग में बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छोटा नागपुर को शामिल किया। इसके अतिरिक्त उसने मद्रास और मध्य प्रांत की सीमाओं में भी बदलाव किया था। फूट डालो और राज्य करो की रणनीति अपनाई गई थी। कब अपनाई गई थी? तो ये अपनाई गई थी आपको लॉर्ड कर्जन के द्वारा और लॉर्ड मिंटो के द्वारा। तो आंसर हो जाएगा, ये भी दोनों ही होंगे। फूट डालो और राज्य करो। फूट डालो और राज्य करो की रणनीति लॉर्ड कर्जन एवं लॉर्ड मिंटो दोनों के द्वारा अपनाई गई थी। इन नीति के तहत मिंटो ने पृथक निर्वाचन प्रणाली को प्रोत्साहित किया था। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट रूप से मुस्लिम समर्थक और हिंदू विरोधी नीति अपनाई। इस नीति के ही प्रतीक के रूप में वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन किया गया। बंग भंग का उद्देश्य प्रशासन की सुविधा उत्पन्न करना नहीं था, जैसा दावा किया गया था, बल्कि इसके दो स्पष्ट उद्देश्य थे। एक हिंदू मुस्लिम को लड़ाना और दूसरा नवजात बंगाल को चोट पहुंचाना। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने कहा था? तो ये कहा था आपको लॉर्ड कर्जन ने कहा था। अंग्रेज शासक समझते थे कि नरमपंथियों के नेतृत्व में कांग्रेस काफ़ी कमज़ोर है, जनता में इसकी पैठ नहीं है, अतः इसे खत्म किया जा सकता है। इस नीति के सबसे बड़े प्रवक्ता थे लॉर्ड कर्जन। वर्ष 1900 में कर्जन ने ब्रिटिश सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को लिखा, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। वर्ष 1903 में उन्होंने मद्रास गवर्नर को लिखा, जब से मैं भारत आया हूँ मेरी नीति यही रही है कि किसी भी तरह कांग्रेस को नपुंसक बना दूं। कर्जन ने कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल से मिलने से इनकार कर दिया था। इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने वो उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल किया था? ये किए थे आपको लॉर्ड मिंटो ने। नवंबर 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया तथा जॉन मार्ले को भारत सचिव नियुक्त किया गया। इनके द्वारा किए गए सुधारों को मार्ले मिंटो सुधार 1919 के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पहली बार पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य मुसलमानों को कांग्रेस के विरुद्ध करना था। निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? तो ये थे आपको लॉर्ड रीडिंग। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय लॉर्ड रीडिंग 1921 से लेकर 1926 ईस्वी में था। इसके समय चौधरी कांड स्वराज पार्टी का गठन तथा रॉलेट एक्ट का निर्णय हुआ था।
निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है तो ये हो गया आपको सी, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन के द्वारा। ये गलत है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878 में लॉर्ड लीटन के काल में पारित किया गया। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया। सरकार अवांछनीय विषयों को प्रकाशित करने के अपराध में संबंध पत्र को चेतावनी दे सकती थी अथवा उससे जमानत ले सकती थी, जमानत को जब्त कर सकती थी और यदि यह अपराध पुनः किया जाता था तो सरकार छापा खाने को भी जब्त कर सकती थी। अर्स्किन पेरी ने इस अधिनियम को विपरीतगामी और असंगत तथा भारत की भावी प्रगति के लिए घातक पग बताया। एस.एन. बनर्जी ने इसे आकाश से वज्रपात कहा है। इस अधिनियम के अधीन सोम प्रकाश, भारत मिहिर, ढाका प्रकाश सहचर तथा अन्य अनेक समाचार पत्रों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए। प्रश्नगत अन्य तीनों युग्म सुमेलित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये हो गया आपको डी, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हो गया आपको कर्जन के द्वारा। ये सुमेलित नहीं है। ब्रिटिश भारत की राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में किया गया था? तो ये किसके काल में किया गया था बताइए आप लोग। तो ये हो गया आपको वर्नाकुलर लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। वायसरॉय लॉर्ड हार्डिंग के समय भारत की राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण किया गया। वायसरॉय लॉर्ड हार्डिंग ने वर्ष 1911 में जॉर्ज पंचम एवं महारानी मेरी को भारत बुलाया तथा दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया, जिसे दिल्ली दरबार तृतीय के नाम से जानते हैं। इस दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया तथा राजधानी के स्थानांतरण की घोषणा की गई। सही जोड़े को बनाकर तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। चूक का सिद्धांत हड़प नीति ये दिया था आपको किसने? तो ये दिया था आपको डलहौजी ने। बंगाल का विभाजन कर्जन ने, बंगाल के दोहरा शासन क्लाइव ने और सामाजिक सुधार बेंटिंग ने। आंसर हो जाएगा आपको सी। चूक का सिद्धांत दिया था आपको डलहौजी ने, बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने, बंगाल के दोहरा शासन क्लाइव ने, सामाजिक सुधार बेंटिंग ने। सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए हुए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। बंगाल में फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधिनियम, भारत का गवर्नर जनरल चार्ट एक्ट 1833, भारत का गवर्नर जनरल और वायसरॉय इंडियन काउंसिल 1858 अधिनियम, गवर्नर जनरल और सम्राट का प्रतिनिधित्व गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो ये हो जाएगा आपको
ए। और मतलब सूची 2 में यह है आपको आर्कीवाल्ड पर्सिवल बेबेल बाय काउंट ऑफ और अल बेबेल। आंसर हो जाएगा ऐसा ए हो जाएगा, देख लीजिएगा। चलिए डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं। अंग्रेजों द्वारा बंगाल के अधिग्रहण के उपरांत कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया। इस एक्ट के तहत कंपनी के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में वॉरेन हेस्टिंग की नियुक्ति की गई। यद्यपि विकल्प में वॉरेन हेस्टिंग नहीं है तो उसका उत्तरवर्ती कर्नवालिस कालक्रमानुसार उत्तर सही होगा। 1833 का एक्ट हो गया आपको डलहौजी की नियुक्ति। 1858 का हो गया आपको मिंटो की नियुक्ति। और 1835 हो गया आपको बेबेल की नियुक्ति। तो यहाँ पे भी मिलान करने के लिए होगा, ऐसा आंसर हो जाएगा आपको बी। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। शंभल स्थान हो गया, अंग्रेजों द्वारा विलय का वर्ष हो गया ये। तो शंभल हो गया, शंभल कब विलय हुआ था? तो ये हो गया था आपको 1849 में। सतारा 1848 में। अवध हो गया आपको 1856 में। झांसी हो गया आपको 1854 में। निम्नलिखित घटनाओं को पर विचार कीजिए तथा उसको कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। सिक्किम का विलय, झांसी का विलय, पंजाब का विलय और बर्मा का विलय। सो आंसर हो जाएगा आपको इसका डी। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सिक्किम का विलय 1817 में। पंजाब का विलय हो गया आपको 1849 में। उसके बाद झांसी का विलय हो गया आपको 1854 में। बर्मा का विलय हो गया आपको 1886 में। नोट ध्यातव्य है कि ब्रिटिश साम्राज्य के तहत सिक्किम की विलय नहीं किया गया था। इसके साथ फरवरी 1817 में सिर्फ सहायक संधि की गई थी। इस प्रकार दिए गए प्रश्न का उत्तर विकल्प डी होगा। निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधि प्रदान करना प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ था आपको 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों की सहायता करने वाले देसी रियासतों, जमींदारों आदि को अपना विश्वास पात्र बनाने के लिए उन्होंने उपाधियां खिलअत, भूमि, अनुदान, ऋण माफी आदि सुविधाएं प्रदान की जाने लगी। इनमें हिंदुओं को दी जाने वाली प्रमुख उपाधि राय बहादुर तथा मुस्लिमों एवं पारसियों को दी जाने वाली समकक्ष उपाधि खान बहादुर थी। 1859 से लेकर 1860 ईस्वी से इस उपाधि को दिए जाने के साक्ष्य मिले हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। और तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो हमारा चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। थैंक यू फ्रेंड्स।